नमस्कार, मैं रेखा सोलंकी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज हम LLB तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंड न्यायालय के वर्गों के विषय में चर्चा करेंगे। दंड न्यायालय के वर्गों का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 में किया गया है। धारा 6 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित दंड न्यायालय होंगे। नंबर 1 सेशन न्यायालय। नंबर 2 प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सबसे पहले हम सेशन न्यायालय को लेते हैं। सेशन न्यायालय का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 में किया गया है। धारा 9 की उपधारा 1 में बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। उपधारा 2 में बताया गया है कि सेशन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। उपधारा 3 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायाधीश की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। उपधारा 4 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय एक सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकती है और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड में ऐसे स्थान पर अपनी बैठक कर सकता है जिसका निर्देश उच्च न्यायालय दे। उपधारा 5 में बताया गया है कि जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्च न्यायालय किसी अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, और यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निपटाए जाने की व्यवस्था भी कर सकता है और ऐसी प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्य करने की अधिकारिता होगी। उपधारा 6 में बताया गया है कि सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठकें ऐसे स्थान पर करेगा जिसका निर्देश उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, परंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की राय यह है कि बैठक किसी विशेष अन्य स्थान पर करना उपयुक्त होगा जिससे पक्षकार और साक्ष्यों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा के लिए उस उपयुक्त स्थान पर बैठक कर सकता है। असम राज्य बनाम रंग मोहब्बत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 233 के द्वारा यह अर्थ प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ही किसी व्यक्ति को सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश के रूप में प्रथम नियुक्ति करती है और इसके बाद उच्च न्यायालय ही स्थानांतरण अथवा नियुक्ति करते हैं। इस धारा में जिस नियुक्ति या अनुचिंतन किया गया है वह राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति नहीं है वरन उच्च न्यायालय द्वारा की गई नियुक्ति है। अब हम धारा 10 लेते हैं। धारा 10 में बताया गया है कि सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वह अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। उपधारा 2 में बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य के वितरण के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत समय समय पर नियम बना सकते हैं। उपधारा 3 में बताया गया है कि सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन को अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश के द्वारा या यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाने की व्यवस्था कर सकता है। ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। अब हम धारा 11 लेते हैं। धारा 11 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट का वर्णन किया गया है। उपधारा 1 में बताया गया है
कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के उतने न्यायालय होंगे जितने राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात उचित समझती है। उपधारा 2 में बताया गया है कि ऐसे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। उपधारा 3 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को भी प्रथम एवं द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। अब हम धारा 12 लेते हैं। धारा 12 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का वर्णन किया गया है। धारा 12 की उपधारा 1 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उपधारा 2 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्ति जो वह उचित समझता है निर्देश दे सकता है। उपधारा 3 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कामों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्ति होगी जिसे उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट करे। अब हम धारा 13 लेते हैं। धारा 13 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का वर्णन किया गया है। धारा 13 की उपधारा 1 में बताया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या कोई पद धारण कर चुका है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम एवं द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता के द्वारा या इस संहिता के अधीन प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों में संबंध में ऐसी योग्यता या अनुभव न हो जो उच्च न्यायालय नियमों के द्वारा विनिर्दिष्ट करे। उपधारा 2 में बताया गया है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और इनका कार्यकाल 1 वर्ष तक का होगा, परंतु उच्च न्यायालय यदि आवश्यक समझता है तो विशेष आदेश द्वारा इस 1 साल की अवधि को आगे भी बढ़ा सकता है। उपधारा 3 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी सशक्त कर सकता है। अब हम लेते हैं धारा 14। धारा 14 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता का वर्णन किया गया है। धारा 14 की उपधारा 1 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उनमें निहित की गई है, परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपने स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकेगा। उपधारा 2 में बताया गया है कि ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा कि उपबंध है के सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। उपधारा 3 में बताया गया है कि धारा 11, धारा 13 अथवा धारा 18 के अधीन नियुक्त जहां किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार जिले या महानगर क्षेत्र से परे है जिनमें कि साधारणतः वह अपनी बैठक करता है, वहाँ इस संहिता में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अथवा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रतिनिर्देश का अर्थ ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में यथास्थिति उपयुक्त जिले अथवा महानगर क्षेत्र के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाया जाएगा। अब हम धारा 15 लेते हैं। धारा 15 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होने का वर्णन किया गया है। धारा 15 की उपधारा 1 में बताया गया है कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। उपधारा 2 में बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता के अधीन नियम बना सकेगा। धन्यवाद।